हेलो दोस्तों, दीक्षा पीसीएस चैनल में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज जीएस वर्ल्ड का पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं। पार्ट 2 आज वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें 1 से लेके 50 क्वेश्चन तक हो गया था। आज हम 51 से लेके 100 क्वेश्चन तक करेंगे। ठीक है, पहला इसमें क्वेश्चन है आज, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, पेप्सिन 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 तथा टेप्सिन पेप्सिन टेप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, तो जो इसमें से आंसर होगा वो आपका है डी, पेप्सिन पेप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन इसका आंसर होगा। क्योंकि पेप्सिन ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। यह प्रोटीन को छोटी पेप्टाइड श्रृंखलाओं व एमिनो एसिड में विखंडित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मौलिक अधिकार, नीति निषेध तत्व, आपातकाल, कैबिनेट व्यवस्था। ठीक है, तो जो मौलिक अधिकार लिया गया है वो आपका अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और नीति निषेध तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है। आपातकाल जो है आपका जर्मनी से लिया गया है और कैबिनेट ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक, तो जो इसका आंसर होगा वो आपका है डी, क्योंकि मौलिक अधिकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और आयरलैंड से राज्य के नीति निषेध तत्व एवं राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी ली गई है। और ब्रिटेन से कैबिनेट व्यवस्था, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता और द्विव सदनात्मक आदि लिया गया है। क्या यहाँ से आयरलैंड से सब लिया गया है और ब्रिटेन से। उसके बाद जर्मनी से आपातकाल, इस समय मूल अधिकारों का स्थान संबंधी प्रावधान लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय है, देश में अपील का सर्वोच्च न्यायालय है, देश में एकल समेकित न्यायिक तंत्र का एक भाग है, एकमात्र सक्षम न्यायालय जो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सुनवाई करता है, या तो इनमें से कोई नहीं। जो इसका आंसर होगा वो आपका है बी, देश में एकल समेकित न्यायिक तंत्र का एक भाग है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय देश में एकल समेकित न्यायिक तंत्र का एक भाग है जो उच्चतम न्यायालय से नीचे एवं अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर कार्य करता है, जबकि देश के न्यायिक प्रशासन में उच्चतम न्यायालय की स्थिति सर्वोच्च है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यों को दिए जाने वाले विशेष अनुदानों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, संसद द्वारा या नियंत्रण महालेखा परीक्षक द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या नीति आयोग द्वारा। जो इसका आंसर है वो है आपका सी, राष्ट्रपति द्वारा। क्योंकि अनुच्छेद जो है 115 116 अनुच्छेद 115 116 ठीक, अनुदानों का उल्लेख करता है। राज्यों के दिए जाने वाला अनुदान राष्ट्रपति की सहमति के बाद दिए जाते हैं। ये अनुदान भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा न्याय मान्यता प्राप्त भाषाएं अनुसूची 8 में सूचीबद्ध है। इसके अंतर्गत मैथिली और बोडो भाषाएं कब शामिल की गई थी। ठीक, ये लगभग 2004 में शामिल किया गया था। ऑप्शन जो इसका होगा सी सही होगा। यूपीपीएससी यहाँ से भी क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में भारत की कुल 22 भाषाएं हैं। ठीक, अब मूल रूप से इस अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी
1967 में सिंधी को, 1962 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को शामिल किया गया था और 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को शामिल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है केवल मौलिक न्याय अधिकार, केवल परामर्शी न्यायाधिकार, केवल अपीली न्यायाधिकार या उपयुक्त सभी। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका है डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 आर्टिकल 124 से लेके 147 तक उच्चतम न्यायालय के बारे में वर्णन किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास मौलिक न्यायाधिकार, मूल अधिकार के हनन से जुड़े मामले, परमासी न्यायाधिकार, राष्ट्रपति को सलाह देना। अनुच्छेद 143 में, आर्टिकल 143 में अपीली अधिकार या निचली अदालतों के फैसले के खिलाफ सुनवाई सभी सम्मिलित हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन का भुगतान किया जाता है भारत की संचित निधि से या संसद द्वारा या ये भी दोनों से या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो इसका आंसर होगा वो आपका है भारत के संचित निधि से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन दिया जाता है। ये भारत की संचित निधि का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 266, ठीक, उसमें इसका जिक्र किया गया। भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षण इन निधियों का लेखा जोखा करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राष्ट्रपति एवं अन्य पदाधिकारियों के भत्ते और उनके कार्यालय संबंधी अन्य व्यय भारत की संचित निधि पर भारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल को निम्न में से किसका विश्वास खो देने पर इस्तीफा देना होता है? राष्ट्रपति का, या प्रधानमंत्री का, या लोकसभा का, या लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों का? तो जिसमें जो है वो प्रधानमंत्री का है। ठीक है, क्योंकि मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण मंत्रियों का समूह जो है वह केंद्र सरकार का प्रमुख नीति निर्धारण अंग है। यह राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था है। आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक, और क्योंकि यह मंत्रिपरिषद के मंत्रियों से मिलकर बनती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपलब्ध है? तीसरी में, या पांचवी, या सातवीं अनुसूची, या 9वीं अनुसूची में? भारत के संविधान की अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूची किस अनुसूची में बात की गई है इसका? तो है जो आपका है 5वीं अनुसूची में, क्योंकि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति या जनजाति, ठीक, क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख है। भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां उल्लेखित की गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, या 48वें संविधान संशोधन द्वारा, या इनमें में से कोई नहीं? तो जो इसका आंसर है वो आपका है डी, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 163 में संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था, क्योंकि 44वें संपत्ति का अधिकार, क्योंकि संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19
वन के एफ में तथा अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था। ये दोनों ही संविधान के भाग 3 में निहित थे। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा 1978 में अनुच्छेद 19(1)(f) को निरस्त कर दिया गया। आर्टिकल 31 को भी निरस्त कर दिया गया। फिर इसका एक संशोधित संस्करण संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के रूप में डाला गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन है? आर्टिकल 163, आर्टिकल 164, आर्टिकल 166, आर्टिकल 167। तो जो आर्टिकल 167 अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, क्योंकि राज्यपाल की सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का वर्णन 163 आर्टिकल में किया गया है। अनुच्छेद 164 में क्या है, तो मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और आर्टिकल 166 में क्या है, तो इसमें क्या है, राज्य का समस्त कार्यवाही राज्यपाल के नाम से किए जाने का वर्णन किया गया है। वही आर्टिकल 167 में क्या है, तो मुख्यमंत्री कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, इसलिए ऑप्शन ये सही। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधानसभाओं के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा, भारत के चुनाव आयोग द्वारा, या राज्य के चुनाव आयोग द्वारा, या राज्यपाल द्वारा? तो जो इसका चुनाव होता है वो आपका है भारत के चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। और किस आर्टिकल के तहत? 324 में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन या निर्देश एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 अन्य चुनाव आयुक्त से मिलकर बनता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइए इसमें वर्तमान में चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ठीक है, कमेंट में आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन ने लोकसभा के संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने या अधिकार की पुष्टि की गई है? 24वां संविधान संशोधन द्वारा, या 39वां संविधान संशोधन, या 42वां संविधान संशोधन, या 44वें संविधान संशोधन द्वारा? किस संविधान संशोधन ने लोकसभा के संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने के अधिकार की पुष्टि करता है? तो जो इसका आंसर हुआ आपका है 24वें संविधान संशोधन द्वारा, क्योंकि 24वें संशोधन में मौलिक अधिकार में स्वतंत्र रूप से संशोधन करने के लिए संसद को अधिकृत करने के लिए अनुच्छेद 13, आर्टिकल 13 और 368 को संशोधित किया गया है। आर्टिकल 13 में कहा गया है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार से असंगत था, अमान्य था। और आर्टिकल 368 में जो है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग राज्य को देश में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करने का निर्देश देता है? प्रस्तावना में, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, या भाग 3 में, या इनमें में से कोई नहीं? तो जो इसका आंसर है वो आपका बी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और जो इसका आर्टिकल 40 में पंचायतों का गठन किया गया है। ठीक, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत का भी वर्णन किया गया है। और जो नीति निर्देशक तत्व है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक के बीच में बात की गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के संबंध में सही कथन है? ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित है। इसका उद्देश्य आम आदमी को राज्य के विकास
कार्यों में भागीदार बनाना है। या परियोजनाओं की कुल लागत 50% राज्य वहन करेगा, जबकि 50% योगदान इच्छुक लोगों द्वारा किया जाएगा। यह संपूर्ण उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित है। या किसानों को उनके खेतों में उपज को बढ़ाने से संबंधित है। तो इसमें कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो इसमें जो है आपका कथन केवल 1 और केवल 2 सही है। ठीक है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकारी ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2 अक्टूबर 2022 तो उत्तर प्रदेश राज्य मातृभूमि योजना शुरू करेगा। इसके अंतर्गत गांव में स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी, पुस्तकालय, स्टेडियम, व्यायामशाला, ओपन जिम, पशु नस्ल सुधार केंद्र, अग्निशमन केंद्र आदि की स्थापना का प्रयास किया गया है। इसकी घोषणा 15 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। इसके अंतर्गत आम आदमी को राज्य के विकास कार्यों में भागीदार बनाना भी शामिल है। 50% का आयु योगदान जो है राज्य सरकार एवं 50% का योगदान इच्छुक लोगों के द्वारा बदले में परियोजना का नाम सहयोगी के रिश्तेदारों के नाम पर इनकी इच्छा के अनुसार रखा जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट का आकार इतना करोड़ रुपए है। तो बजट के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है। ठीक है। तो यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। यह 26 मई 2022 को संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.96% अनुमानित है। वही आपका बजट में 39,181.10 करोड़ रुपए नई योजनाओं को शामिल किया गया है। तो जो इसका आंसर है वो आपका है डी, मतलब सभी सही है। ठीक है। इसमें का है 6 करोड़ 15 लाख, इसमें लगभग करोड़ की बात की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बेटी का जन्म होने पर माता और बेटी को कितनी धनराशि देने का प्रावधान है। माता को 2100 रुपए और बेटी को 25,000 रुपए की बात की गई है। माता को 25,000 रुपए और बेटी को 2100 रुपए की बात की गई है। या बेटी को 50,000 रुपए और माता को 5100 रुपए, या बेटी को 5100 रुपए और माता को 50,000 रुपए की बात की गई है। तो जो इसका आंसर है वो आपका है सी। ठीक, इसकी आंसर सी सही है, क्योंकि भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत जो भी महिला बेटी को जन्म देगी उन्हें बेटी की शिक्षा और शादी के लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे और माता को भी 5100 रुपए दी जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 की थीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष सहकारिता दिवस की थीम है सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है। भारत ने सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और बेहतरीन विश्व का निर्माण विषय के तहत यह सहकारिता दिवस मनाया गया है। इसमें कथन कौन सा सही है। तो जो कथन इसका सही है वो ऑप्शन सी, मतलब 1 और 2 दोनों सही है। ठीक। 16 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता दिवस के रूप में घोषित किया गया था।
इस दिवस का उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर सहकारी समितियों को बढ़ावा देना और एक ऐसा वातावरण तैयार करना जो उनके विस्तार और लाभ प्रदाता को बढ़ावा दे। इस वर्ष 2 जुलाई 2022 को 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति का लक्ष्य है। दूसरा, इस कमीशन के लिए नोडल मंत्रालय मतलब आवास और शहरी मंत्रालय है। केंद्र और राज्य के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न हिमालय और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 100% तथा अन्य राज्यों के लिए 50-50% है। और 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों में 100% FSTC सफलतापूर्वक प्रदान करके गोवा देश का पहला हर घर जल राज्य बना था। इसमें पूछ रहा कौन सा सही है। ठीक, ए ऑप्शन सही है इसमें, मतलब 1 और 4 सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत है? 3.6% या 3.9% या 4.2% या 4.9%? तो जो इसका आंसर है वो आपका है डी, क्योंकि दादा भाई नौरोजी कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में 2021-22 के लिए प्रसिद्ध दर 3.9% पर रहने का अनुमान है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या राष्ट्रीय नमूना समीक्षण संगठन, पीसी महालनोबिस या दादा भाई नौरोजी? तो जो इसका आंसर है वो आपका है डी, दादा भाई नौरोजी सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय गणना की थी। किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति में नियंत्रण किया जाता है प्रत्यक्ष करों में वृद्धि के द्वारा, सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि के द्वारा या सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के द्वारा, बैंक दर में वृद्धि के द्वारा? जो 1, 2 मतलब ऑप्शन बी सही है, 1, 2, 4, क्योंकि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति से आशय महंगाई से है, अर्थात बाजार में पैसा अधिक हो जाता है तो वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। यदि बाजार में पैसों की तरलता को कम कर दिया जाए तो महंगाई पर नियंत्रण किया जा सकता है। प्रत्यक्ष कर बढ़ाने से लोगों को सरकार को अधिक कर देना पड़ेगा और बाजार में पैसा कम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब कोई देश अपनी मुद्रा में अवमूल्य करता है तो इसका प्रभाव होता है आयात सस्ते हो जाते हैं एवं निर्यात महंगे, या आयात महंगे हो जाते हैं एवं निर्यात सस्ते, आयात निर्यात दोनों सस्ते हो जाते हैं, या आयात और निर्यात दोनों महंगे हो जाते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका बी सही है, आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब कोई देश अपने देश की मुद्रा में अवमूल्यन करता है तो इसका तात्पर्य है कि उस देश को अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए पहले से अधिक मुद्रा देनी होगी। मुद्रा अवमूल्यन से जब दूसरे देश उस देश से व्यापार करते हैं तो उन्हें कम डॉलर में अधिक कीमत का सामना प्राप्त होता है, जिससे आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? अधिक उपज वाली किस्म की खेती, या जैविक खेती, या ग्लास हाउस में पौधे लगाना, या शिफ्टिंग कृषि? तो जो इसमें आंसर होगा वो आपका है बी, जैविक खेती पर्यावरण संरक्षण में सहायक करता है। ठीक है। जैविक खेती रासायनिक कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरक से मुक्त होती है। यह हरी खाद, फसल रोटेशन, जैविक कीट नियंत्रण तकनीक पर निर्भर होती है, अतः पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैंग रेप 2022 किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? जो इसका आंसर है वो आपका सी सही है। ठीक है। विश्व आर्थिक मंच। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। 2022 में जारी रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग जो है 146, देश में 135वें नंबर पर है। ठीक, 146 देशों में 135वें नंबर पर, तो बहुत अच्छी स्थिति इंडिया की है नहीं। ठीक है। 2021 में भारत की रैंकिंग जो थे 156 देशों में 140 थी। इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में लैंगिक अंतराल जेंडर गैप को समाप्त करने में 132 वर्ष लगेंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 के अनुसार प्रमुख राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या रही है? ठीक है, तो है आपका 7वीं रैंक पे। भारत नवाचार सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा। ठीक, इसका तीसरा संस्करण भी है, तीसरा संस्करण भी है। पहला और दूसरा संस्करण 2019 और 21 में जारी किया गया था। प्रमुख राज्यों की श्रेणी में लगातार तीसरी बार कर्नाटक ने टॉप किया है। प्रथम स्थान पर कर्नाटक है। ठीक, तीसरी बार लगातार टॉप किया है। और उत्तर प्रदेश का स्थान जो है 7वां है, 7 नंबर। ठीक, अब पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों में मणिपुर सबसे आगे रहा है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ शीर्ष पर रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। संस्थान और स्थापना वर्ष। नाबार्ड, सीडबी, सेबी, इरडा। जो नाबार्ड की स्थापना हुआ था उसका 1982 में हुआ था, 1982 का 12 जुलाई को। ठीक, वहीं आपकी इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। इसका जो मुख्यालय है मुंबई में भी है। यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शीर्ष सहकारी बैंकों समग्र विनिमय के लिए शीर्ष नियामक इकाई है। ठीक है। इसमें कोर्ट में दिया कि कौन सा मिलान सही है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। ठीक है। और सीडीबी जो है 1990 में किया गया था, और सेबी 1992, और इरडा जो है 1999 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में किस राज्य कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दे दी थी? केरल को, महाराष्ट्र को, उत्तर प्रदेश को, बिहार को? तो जो आंसर है आपका बी, महाराष्ट्र।
क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है महाराष्ट्र में समुद्री विविधता, स्थानीय फसलों के बीज और पशु विविधता सहित आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में भूख से प्रभावित लोगों की संख्या घटकर कितनी हो गई है? तो है लगभग आपका 224.3 मिलियन, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 110वें सत्र को भारत की तरफ से किसने संबोधित किया है? नरेंद्र मोदी, राजीव मावा और अधीर रंजन चौधरी या भूपेंद्र यादव? जो है आपके अधीर रंजन चौधरी जो है ये संबोधित किए हैं। जून 2022 में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के 110वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन पूर्णतः को संबोधित किया था। तो जो इसका आंसर है वो आपका सी गलत है, डी ऑप्शन सही है, भूपेंद्र यादव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विभिन्न पदों पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? महिलाएं और पद दिए गए हैं। ठीक है, शांति श्री पंडित जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर, ये तो सही है। धरती बनर्जी अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स, ये भी सही है। नीमाबेन आचार्य उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, ये भी सही है। जगजीत पवाड़िया 4 जुलाई जुलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला थी। तो इसमें से कोई सही नहीं है। ठीक है, कोई सही नहीं है इसमें से, तो ऑप्शन डी सही होगा। तो शांति श्री पंडित जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है, जबकि बाकी विकल्प गलत है। पहला जो आंसर है वो आपका सही है, बाकी सब गलत है। कौन सा सही होगा तब आंसर इसमें? सी। ठीक है, सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी 21/7/2022 की अधिसूचना जिसके द्वारा सरकार ने उत्तर प्रदेश में 4 अतिरिक्त वाणिज्यिक अदालतों का गठन किया है। निम्नलिखित में कौन सा एक स्थल उसमें शामिल नहीं है? मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, गाजियाबाद। तो जो इसका आंसर है वो है आपका डी, गाजियाबाद इसमें शामिल नहीं किया गया। गाजियाबाद गलत है, क्योंकि लखनऊ में चौथा कमर्शियल कोर्ट बनेगा। इस कमर्शियल कोर्ट में वाणिज्यिक विवाद, बैंकिंग, बीमा, संविदा, वैधिक संपदा, पार्टनरशिप, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आदि के विवादों का सुना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत चयनित युवाओं द्वारा प्रदेश के सभी आकांक्षात्मक विकास खंडों में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का समवर्ती मूल्यांकन किया जाएगा। अगला, मुख्यमंत्री की सीधी निगरानी वाले इस कार्यक्रम में नियुक्त होने वाले युवा रिसर्च को पारिश्रमिक के रूप में 30,000 रुपये प्रति माह प्रति दर से भुगतान किया जाएगा। और वहीं आपका इसका उद्देश्य युवाओं को सरकार की नीति निर्माण, प्रबंधन, परियोजना निष्पादन और
निगरानी कार्यों से जोड़ना है। योजना के लिए आवेदनकर्ता की आयु 40 साल या उससे कम होनी चाहिए। तो जो इसका आंसर होगा वो कौन सा है? तो इसका डी, मतलब 2 और 3 और 4 सही है। ये गलत है क्योंकि पहला कथन गलत है, क्योंकि यह योजना राज्य के 100 आकांक्षी विकास खंडों में लागू होगी, न कि सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जुलाई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? ये लगभग सभी को पता होगा इसका आंसर, काली नदी। ठीक है, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ताजा रिपोर्ट के अनुसार काली नदी सबसे प्रदूषित नदी है। जांच में नदियों में न सिर्फ घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा कम मिली है, जबकि बायोडिजल्ट ऑक्सीजन मानक से ज्यादा दर्ज है। कोलीफार्म और सीवेज से पानी में पहुंचने वाला फीकल कोलीफार्म बैक्टीरिया ज्यादा मिला है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के अंतर्गत बच्चों को आर्थिक सहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाएगी? जो है ये 1500 रुपये या 2000 रुपये या 2500 या 3000 रुपये। तो जो इसका आंसर है वो आपका सी है, 2500 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? जुलाई 2020 में या अगस्त 2020 में या सितंबर 2020 में या अक्टूबर 2020 में? तो जो इसका शुरुआत की गई थी वो आपका अक्टूबर 2020 में। उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य है महिलाओं और लड़कियों को जागरूक करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से लेकर 2030 तक के अंतर्गत राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक जीवन प्रत्याशा का लक्ष्य कितना रखा है? 66 साल या 67 साल या 68 साल या 69 साल? ठीक, तो जो इसका आंसर वो आपका डी, 69 साल, 69। क्यों? क्योंकि जुलाई 2021 में जारी उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति में जीवन प्रत्याशा को मौजूदा 64.3 से बढ़ाकर 2026 में 66 वर्ष करना और 2030 तक 79 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की केंद्रीय मत्स्य पालन पशु और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने उत्तर प्रदेश राज्य में कहां से रिवर रैंचिंग नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो है आपका ब्रिजघाट गढ़ मुक्तेश्वर। ठीक है, केंद्रीय मत्स्य पालन पशु पालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा 8 अक्टूबर 2021 को नदी पशुपालन कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान में संपन्न शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 में भारत के किस शहर को एशियो की ओर से वर्ष 2022-23 के लिए पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? वो है आपका चेन्नई। क्योंकि एशियो के नेताओं ने वाराणसी को वर्ष 2022-23 के लिए समूह की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में समर्थन दिया है। इस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। शिखर सम्मेलन में ईरान को एशियो की अस्थायी सदस्यता देने भी फैसला किया गया है।
भारत वर्ष 2023 के लिए एससीओ का अध्यक्ष संभालेगा। और एससीओ के वर्तमान सदस्य कौन कौन है? कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और भारत और पाकिस्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय विरासत स्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? वाराणसी में या प्रयागराज? अब पहले इसका इलाहाबाद नाम था, अब इसका प्रयागराज हो गया। ठीक है, नोएडा, लखनऊ? तो इसका जो नोएडा है, ऑप्शन सी। क्योंकि जुलाई 2022 में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने संसद में यह लिखित जानकारी दी है कि सरकार ने भारतीय विरासत और सबसे संबंधित क्षेत्रों में उच्च स्तर शिक्षा और शोध के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के नोएडा में मानित विश्वविद्यालय के रूप में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 30 सितंबर को जारी मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया, जिसके बाद यह 3 साल के उच्च स्तर पर पहुंचकर कितना हो गया है? तो है आपका 5.9%। ठीक है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 30 सितंबर 2022 को घोषणा की कि केंद्रीय बैंक को मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने रेपो रेट को 50 आधार अंक बढ़ाकर 3 साल के उच्च स्तर पर 5.9% कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ से यूपीपीएससी भी लगातार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। पहले घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को चूहा खाएगा, चूहा को सांप और सांप को बाज, मतलब पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा के स्थानांतरण होने पर ऊर्जा का हमेशा क्षय होता है, या खाद्य श्रृंखला में जैसे ही हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो प्रत्येक स्तर पर लगभग 10% बायोमास की हानि होता है, या परितंत्री अनुक्रम की प्रक्रिया में एक क्षेत्र में रहने वाले पादप और जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ साथ अलग अलग समुदायों की एक श्रृंखला दास प्रतिस्थापित होता है। और चौथा है आपका, परितंत्री निकेत में वे सभी भौतिक, रासायनिक और जैव दशाएं शामिल होती हैं जो कि प्राकृतिक वास में रहने के लिए जारी होती है। उपयुक्त से इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है। ठीक है, तो जो है बी ऑप्शन, केवल 2 गलत है। दूसरा कथन इसलिए गलत है कि बाकी तीनों सही है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला में ऊपर की तरफ बढ़ने पर प्रत्येक स्तर पर 90% बायोमास की हानि होती है, न कि 10%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कचरा पदार्थ के वियोजन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व यौगिक निर्मुक्त होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, या हाइड्रोजन सल्फाइड, या फास्फोरस, या उपयुक्त सभी? तो जो इसमें आंसर है वो आपका डी है, उपयुक्त सभी। कचरा पदार्थ के अपघटन या वियोजन की प्रक्रिया में ऊर्जा जल CO2, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि नियुक्त होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका जो हम आंसर है आपको बता दे रहे हैं। ठीक, तो जो इसका आंसर है वो आपका है
बी। पहली पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना वर्ष 1972 में तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, वर्तमान पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रख्यापित की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम शब्द पहली बार किसके द्वारा दिया गया था? एजी टांसले या ग्रिगर मेंडल या अर्नेस्ट हैकल या हरगोविंद खुराना? तो जो इसका आंसर है वो आपका है ए, एजी टांसले। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द की संरचना 1935 में एजी टांसले महोदय ने की थी। कब? 1935 में। एक पारितंत्र में जैविक और अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल अन्योन्यायी क्रियाएं शामिल होती है, जबकि अर्नेस्ट हैकल ने पहली बार इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन FAO के तत्वाधान में 2022 में सियोल दक्षिण कोरिया में किया गया है। दूसरा, इस वर्ष की थीम थी एक हरित स्वस्थ और लचीले भविष्य के निर्माण। इसका आयोजन प्रत्येक 6 वर्ष में किया जाता है। जो ऑप्शन इसका सही है वो है आपका डी, सभी सही है। ठीक है, क्योंकि सभी कथन सही है। पहली कांग्रेस का आयोजन जो है एशिया में 1978 में हुआ था। कब? 1978 में, जिसकी मेजबानी इंडोनेशिया किया था, इंडोनेशिया। ठीक, यह विश्व वानिकी कांग्रेस एशिया में आयोजित दूसरा कार्यक्रम है। 2022 में इस कार्यक्रम को कोरिया गणराज्य एवं FAO द्वारा आयोजित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक लगभग 97% वन आवरण है। वहीं वर्ष 2019 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 2261 वर्ग किमी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं ग्रामीण और मैग्रो क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। और चौथा वनारण में सबसे अधिक कमी मणिपुर में दर्ज की गई है। तो यही ऑप्शन जो है सही है, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा में समुद्री लवणता की मात्रा में कमी आती है, क्योंकि यहाँ वर्षा की मात्रा में अधिकता होती है। ये जो है आपका विषुवत का 0 डिग्री। ठीक है, ये आपका कर्क रेखा, ये आपका मकर रेखा। यहाँ जो आसपास होती है यहाँ बारिश अधिक होती है। यहाँ बहने वाली नदियों की संख्या में अधिकता सबसे समुद्री में मिलने पर मीठे पानी की मात्रा समुद्र में बढ़ जाती है। इसमें से कौन सा सही है? इसमें जो है ए आपका, केवल ए सही, आर गलत है। ठीक, भूमध्य रेखा में उच्चतम लवणता नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ उच्च वाष्पीकरण होता है, परंतु यहाँ वर्षा भी अधिक होती है, अतः यह लवणता को कम कर देती है। उच्चतम लवणता उत्तरी गोलार्ध में 20 से 40%, 20 डिग्री से, जैसे ये 20 डिग्री है, 20 डिग्री से 40 डिग्री। ठीक है, और 10 डिग्री से 30 डिग्री अंशांश के मध्य पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत ब्लैक पर्वत का उदाहरण नहीं है? सियरा नेवाडा USA,
ब्लैक फॉरेस्ट यूरोप, साल्ट रेंज पाकिस्तान, एनाकोंडा रेंज यूएसए। इसमें पूछ रहा कौन सा उदाहरण सही नहीं है, तो है आपका सी में केवल 4, ये सही नहीं, बकिया सब सही है। क्योंकि यूएसए में स्थित एनाकोंडा रेंज मिश्रित या जटिल पर्वत का उदाहरण है। जब किसी पर्वत में बनावट संबंधी अनेक जटिलताएं पाई जाती हैं तब इस प्रकार के पर्वत का निर्माण होता है। ब्लॉक पर्वत का निर्माण जो है तनाव या खिंचाव की शक्तियों द्वारा होता है। इनमें भ्रंश या दरारें बनती हैं जिससे धरातल का कुछ भाग धंस जाता है तथा कुछ भाग ऊपर उठ जाता है। दरारों के समीप के ऊंचे उठे भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा पर्वत विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। ठीक, तो दोस्तों आज का टेस्ट सीरीज यहीं पर 100 क्वेश्चन समाप्त हो रहा है। अब अगले वीडियो में आपका 100 से लेकर 150 तक वीडियो पहला टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक